आप सभी बच्चों को, साथ में मैं आप सभी बच्चों के पेरेंट्स को और अपने सभी व्यूअर को, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को अपने यूट्यूब चैनल देसी एजुकेटर पे मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर बीच थोड़ा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा था और आप बीच बीच में मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि हमारे वीडियो आते थे, शॉर्ट्स वीडियो आते हैं। रीजन क्या है कि इस समय थोड़ी नए बैचेज शुरू हो रहे हैं कोचिंग में और बैचेज में क्लासेस ज्यादा होती हैं। साथ में उधर अभी नीट का एग्जाम था, उसके बाद से जेई एडवांस का एग्जाम था, तो और मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा बिजी था। बीच में 2-4 दिन की छुट्टियां थी तो घर भी चला गया थोड़ा गर्मी में, क्योंकि अब तो जान ही रहे, मैं मुंबई में रहता हूं और मेरा घर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, तो थोड़ा वहां भी जाना जरूरी है क्योंकि घर है, परिवार है, तो मैं वहां चला गया था। बट अभी जो है कंटिन्यूअसली हम है यहाँ पे और थोड़ा सा अब समय अपने हमको मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए जब रेगुलर बैचेज नहीं शुरू हो जाते तो उसमें काम ज्यादा होता है, बच्चों को पढ़ाना। एग्जाम का समय था, जेई एडवांस का समय था, जेई नीट का एग्जाम था, तो उस समय बच्चों पे काम करना ताकि अच्छा रिजल्ट आ पाए, तो वो थोड़ा मैं उस समय ज्यादा बिजी होने की वजह से मैं बहुत सारे वीडियोज नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब जो है मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए और आपके सामने मैं रोज आते रहूं। वैसे अभी भी मैं आता हूं, बस मैं नहीं आता हूं, हमारे पढ़ाने वाले बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं वो आते रहते हैं। कभी कभी मैं भी आ जाता हूं उसमें रील के माध्यम से आप लोगों को। एक और बात बताऊं, एक मेरा रील है जो कि मैंने इंस्टा पे डाला था और जिसको इंस्टा पे हम लोग, और आपको बताऊं वो हमारा रील आप जाके हमारे इंस्टाग्राम चैनल भारतेंदु मिश्रा /05 पे आप जा करके अगर चाहे तो वहां पे ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा आईडी है, वहां पे भारतेंदु मिश्रा 05, इस पे जाके देखेंगे तो इंस्टा पे जो है हमारा एक रील है, अभी रिसेंटली 8-10 दिन पहले डाला था। वो क्लास जो पढ़ाता हूं उसमें लगभग हमको लग रहा है कि इस समय 63K से ऊपर उसके व्यू गए हैं। इसके लिए अपने सभी व्यूअर को, अपने सभी बच्चों को, बच्चों के गार्जियन को और हमारे चैनल से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यूट्यूब पे तो आप अपना प्यार हमेशा देते ही रहते हैं। आज चलिए हम बहुत दिन बाद आए थे तो आज बातचीत कर रहे थे और बहुत जल्दी आपके सामने अभी नीट के पेपर का एनालिसिस, जेई एडवांस के पेपर का एनालिसिस, पेपर का डिस्कशन हो गया है, बहुत सारे कोचिंगों ने किया है, लेकिन मैं अपने तरीके से लाऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आज का वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th पास कर चुके हैं और उन गार्जियन के लिए भी है जिनके बच्चे क्लास 10th पास कर चुके हैं। साथ ही वो बच्चे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं जो बच्चे क्लास 8th में है, क्लास 9th में है, क्लास 6th में है, क्लास 5 में है और फ्यूचर में वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो डॉक्टर या डॉक्टर बनने से रिलेटेड या मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए, और अगर आपके घर में कोई भाई बहन या दोस्त के घर में कोई है तो उन सबके लिए ये यूजफुल है जो बच्चे फ्यूचर में मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो आइए, अब हम लोग तभी से बातचीत कर रहे थे, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है, क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं? जी हाँ, आप क्लास 10th का एग्जाम तो दे चुके होंगे ना, क्योंकि अरे देना तो छोड़ो यार, रिजल्ट आ गया, तो बिना दिए तो रिजल्ट आया नहीं होगा। रिजल्ट भी आ गया तो सही बात है, आपने क्लास 10th का एग्जाम तो दे लिया। ओके भाई साहब, अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं, आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या? क्या आपके दिल में अरमान है? क्या आपके मम्मी पापा का ये अरमान है? या डियर पेरेंट्स, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा फ्यूचर में डॉक्टर बने? देखिए एक बात बताएं भाई, अब तो जानते हैं कि अगर आदमी हिम्मत लगा दे, मेहनत लगा दे, तो एक कहावत है ना, मेहनत करते रहो, दो चीजें होंगी, या तो सफलता मिलेगा या तो तजुर्बा मिलेगा। तो भाई साहब, अगर आपने सोच लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, या एज ए स्टूडेंट, या अगर आपने सोच लिया है कि मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरे बेटी को, मेरे बेटा को डॉक्टर ही बनाना है, एज ए पेरेंट्स, एज ए ब्रदर, एज ए मदर, एज ए दोस्त, जो भी, तो आप एक बात जान लीजिए, आप अगर सोच लिए हैं तो जिस दिन आप सोचते हैं उस दिन आपका पहला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे फैक्टर काम करते हैं, समझ में आया? मेहनत काम करता है,
हम कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कितना ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, हमारी ऑनेस्टी काम करती है। हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो मेहनत है, हमारा जो आईक्यू लेवल है वो कैसा है, वो काम करता है। इन सभी चीजों के बाद से अगल बगल का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, वो काम करता है। और उसके बाद आखिर में आता है हमारा लक या भगवान का जो है आशीर्वाद। इस पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और डिटेल में बताएंगे कि देखिए हर चीज हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे लक की वजह से कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप बार बार मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन भगवान भी सोचेगा यार चलो ठीक है, ये इतना मेहनत करता है, इतना अच्छा काम किया, कुछ तो इसके साथ अच्छा होना चाहिए, तो आपके साथ अच्छा होता ही होता है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ये अलग टॉपिक है, बात आई है तो दूर तक जाएगी, किसी न किसी दिन इस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करना चाहते हैं कि क्या आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आइए साहब, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा डॉक्टरी से रिलेटेड। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे एग्जाम होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कितना परसेंटेज, सब कुछ A to Z इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आइए साहब देखते हैं थोड़ा, आप देखिए 1 मिनट। ठीक, वही लिखा है, तब ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे जरूर देखिए और रुके रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि ये बीएम सर के द्वारा आपको डॉक्टर बनाने में एक रोड मैप है, एक आइडिया है कि डॉक्टर बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ये बीएम सर आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाले। चलिए साहब आ जाइए। हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप हमारे जो वीडियो में जो वहां सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, जो भी आपको मिले उसको शेयर करिए, ताकि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, जिससे लोगों को फायदा। अच्छा साहब, जो बच्चे क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। अब सुनिए साहब, ध्यान दीजिए। पहली बात, यहां लिखा है जो बच्चे क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ते हैं, थोड़ा ये हो गया है, मिस्टेक है यहाँ पे वीडियो में, घबराना नहीं है, दुख नहीं होना है। ये होता क्या है, क्लास 11th, एक्चुअल में क्या है, क्लास 11th में बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10th में नहीं। 10th में तो साइंस एक सब्जेक्ट है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नाराज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो क्लास 11th में जो बच्चे जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब कोई बच्चा है और वो क्लास 11th में बायोलॉजी पढ़ रहा है, मतलब एक बात समझिए, अगर आप क्लास 11th में जाते हो तो जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हो मेरे बच्चे, क्लास 11th में जाते ही आपके सामने क्या क्या आता है, सुन लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक सब्जेक्ट होता है, और मेरे बच्चों क्लास 11th में साथ में इंग्लिश, ये कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा हूं ये सीबीएसई बोर्ड के लिए कर रहा हूं, ये स्टेट बोर्ड के लिए कर रहा हूं। हर किसी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में ये चीजें कंपलसरी है। अगर मैथ का बच्चा है तो पीसीएम प्लस इंग्लिश, और ये क्या बोलते हैं, अगर बायोलॉजी का बच्चा है तो पीसीबी प्लस इंग्लिश। अच्छा, कई सारे स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिसमें 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड, ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे हम 5 बोर्ड को यूज, 5 ही सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, छठवां यूज नहीं करते। बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड हैं जो कि 6 सब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब आप 6 सब्जेक्ट जब लेते हो तो टॉप 5 के रिजल्ट आते हैं, और उसी टॉप 5 के रिजल्ट को देख करके परसेंटेज आपका बन जाता है। सुनिएगा, बनाते वो भी 5 ही सब्जेक्ट का है, लेकिन वो 6 दे देते हैं, एक आपको ऐसे, ताकि आप एक में मान लीजिए कम नंबर पाए तो एक में ज्यादा पा गए तो परसेंटेज आपका ज्यादा हो जाए। अच्छा साहब, तो ये जो पीसीएम है सब में कॉमन है, पीसीबी सब में कॉमन, इंग्लिश के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट बच्चे लेते रहते हैं, जैसे बायोलॉजी का है, मैथ का है तो अलग अलग, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, फिजिकल एजुकेशन है, दुनिया भर की चीजें चलती है, उस पर हम बहस नहीं करने जा रहे हैं, वो दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पीसीएम भी ले लेते हैं, मतलब मैथ भी ले लिए, बायो भी ले लिए। तो एक बात जान लीजिए, अगर कोई बच्चा 11th क्लास में पीसीबी लिया है या अगर बच्चा पीसीएम भी लिया है, तो मेरे बाबू दोनों केस में वो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है।
मतलब अगर कोई बच्चा क्लास 11th में पीसीबी या पीसीएमबी लिया है तो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, वो डॉक्टर बन सकता है। क्लियर है? अच्छा साहब, एक मिनट, ये डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, वो डॉक्टर बन सकता है। अच्छा, मतलब उसको ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो डॉक्टर बनने के लिए क्लास 11th में क्या पढ़ना चाहिए, वही मैंने पीछे आपको बता दिया, आगे स्लाइड में है ये। आपको डॉक्टर बनने के लिए 11th में या तो पीसीएमबी पढ़ना पड़ेगा या तो आपको पीसीबी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीसीएमबी पढ़ते हैं या पीसीबी पढ़ते हैं तो उस केस में आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, मतलब आपको एग्जाम आप अपीयर हो सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये लिखा है पीसीबी, ई लिखा है, मतलब ये वही लिखा है, ई का मतलब ऑप्शनल, इंग्लिश ऑप्शनल होता है और पीसीबी होता है, साथ में वहां हमने अलग लिख दिया, सेम बातें हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए आप एक बात समझ गए, जिसको डॉक्टर बनना है वो 11th क्लास में क्या लेगा भाई, या तो पीसीबी लेगा या तो पीसीएमबी लेगा। मेरे हिसाब से अगर आपके स्टेट में पीसीएमबी है तो जो 11th वाले बच्चे बायोलॉजी वाले होते हैं, वो जो मैथ लेते हैं, वो मैथ बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बहुत हार्ड मैथमेटिक्स नहीं होता। तो मेरे बच्चों, मेरी ये सलाह है कि जो बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो मुझे क्या लगता है उन बच्चों को पीसीएमबी ही पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर बच्चा पीसीएमबी पढ़ता है तो बेसिक मैथ अच्छे से पढ़ेगा। और तुम तो जानते हो ना भाई, मैं तो खुद ही फिजिक्स का मास्टर हूं और मैं भुक्तभोगी हूं, बच्चों से मिलता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं, बच्चे दुखी रहते हैं। किसमें भैया? ये फिजिक्स में। अब फिजिक्स में दुखी काहे रहते हैं? क्योंकि फिजिक्स में मैथ आ जाता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ जाता है। अच्छा, बच्चे क्या होता है, जैसे 10th में जो बच्चे थोड़ा मैथ में कमजोर होते हैं तो वो सोचते हैं चलो यार बायोलॉजी ले लेते हैं, और बेचारा बायोलॉजी लेते हैं और वही बायोलॉजी फिर बायोलॉजी ले लिए किसको किसको छोड़ के, मैथ के, और वही मैथ जो बेचारा 11th में आते आते फिर उनके गले पड़ जाता है फिजिक्स के रूप में, तो तकलीफ होती है। तो जब मैथ पढ़ना ही है गले, और थोड़ा आप अगर मेहनत कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स ले लोगे तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से बनाने लगेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप पीसीएमबी लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो नहीं ले पा रहे हैं छोड़ दीजिए, अगर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ले लेंगे तो मेरे हिसाब से एज ए फिजिक्स मास्टर बहुत सारे बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया, बहुत सारे बच्चों को आखिरी तक पहुंचाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा बायोलॉजी का है और अगर मैथ पढ़ ले 11th-12th में, तो बेसिक मैथ पढ़ने से उसके मैथ अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके फिजिक्स अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा कर सकता है, अच्छे कॉलेज में अच्छे रैंक से वो डॉक्टरी में सिलेक्शन पा सकता है। चलिए भाई साहब, तो ये तो हो गया आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड में आते भाई, क्या है? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि बोर्ड, ये लिखा है, थोड़ा सा ये हट गया है, बोर्ड में परसेंटेज कितना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आप अब बोर्ड में परसेंटेज का मतलब क्या है, जब आप 11th में पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे और आप जब 12th पास हो जाएंगे तो 12th के पास का हमको परसेंटेज चाहिए। 10th के पास के परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है रे बाबा। 10th में कितना परसेंट है इसका कोई मतलब नहीं है, 10th के परसेंटेज से इसको कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। हमको 12th के परसेंटेज से लेना है कि अगर हम अब 12th में आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो याद रखिए आप, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, देखिए भारत में पहले तो ये अभी आगे आपको बताएंगे, भारत में कई तरह के मेडिकल कॉलेज हैं। एक एम्स है और एम्स के अलावा जिपमर है, पांडिचेरी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि मतलब लेवल 1 में आते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऑल इंडिया पीएमटी के थ्रू कॉलेज मिलते हैं, उसके बाद स्टेट की रैंकिंग आती है। तो हर किसी का अलग अलग है, लेकिन एक बात जान लीजिए, जो जनरल क्राइटेरिया है, केवल एम्स को छोड़ के, अगर आप एम्स को छोड़ दें तो केवल एम्स को छोड़ दे, तो जो जनरल क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी वालों को पीसीबी में एग्रीगेट 50 नंबर लाना चाहिए, मतलब 50% एग्रीगेट आना चाहिए। ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी को 40% आना चाहिए। और इंग्लिश जो होता है कंपलसरी है कि इंग्लिश आप 12th में एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़े हो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग हर स्टेट बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी है, उसको चौथे सब्जेक्ट के रूप में लेना ही पड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये जो है, अगर आप जनरल के हैं तो 50%, एससी एसटी ओबीसी के हैं तो 40% आपको 12th में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीगेट मिला के होना चाहिए। लेकिन अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स जयपुर है, एम्स ऐसे बहुत सारे जगह पे एम्स है, एम्स गोरखपुर में बना हुआ है, तो एम्स जो भी एम्स है, रायपुर में एम्स है, तो जो जो एम्स है, अगर आप उस एम्स में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी को पीसीबी में 60% और ओबीसी एससी एसटी को
पीसीबी में 50% का परसेंटेज बोर्ड में आना जरूरी है। समझ में आया आपको? चलिए, अगर ये समझ गए मेरे बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बात है क्या? ये देखिए, किसी के मन में ये भी आ जाए, देखिए ऐसा नहीं है कि हर आदमी जानकारी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। जैसे मैं सोचो ना, मैं क्या हूं, मैं फिजिक्स के फील्ड से हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मुझे कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है, मेरे पूरे खानदान में कोई कॉमर्स नहीं पढ़ा है, बात समझना। अब मुझे अगर कोई पूछे कि सीए के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, सीए का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना होता है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं कैसे बताऊंगा भाई, मैं जब उस फील्ड से हुई नहीं, मैं जानता नहीं हूं। कोई पूछे कि भैया फुटबॉल में सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना है, पहलवानी करना है तो क्या, मैं नहीं पता है ना भाई, क्योंकि मैंने नहीं यूज किया। इसीलिए इस वीडियो में एक एक छोटी छोटी बातों को हमने कवर किया है, ताकि एक लेमैन, एक ऐसा आदमी जिसको कुछ भी ना पता हो डॉक्टरी के बारे में, वो भी पूरा का पूरा डिटेल समझ पाए, और डिटेल समझ के वो पूरा एकदम अच्छे से बातों को समझ पाए। और मेरी तो आदत है, तुम तो जानते हो बीएम सर इसीलिए फेमस है, ये हर बात को माइन्यूट लेवल पे समझाया जाए, हर बात को बेसिक लेवल पे समझाया जाए, हर बात को अच्छे से समझाया जाए। बोले यार, तो इसी बात पे कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए साहब, कह रहा है क्या बोर्ड में परसेंटेज के आधार पे हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या? लिखा है, क्या बोर्ड में परसेंटेज के आधार पे हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या, या कोई अलग से एग्जाम देना पड़ता है? हाँ साहब, हमको अलग से एग्जाम देना पड़ता है। बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बस बोर्ड का इतना ही इंपॉर्टेंस है कि भैया आपको पीसीबी में एग्रीगेट 50% और एम्स में जाना है तो 60% आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी है तो 10% कम कर लीजिए। इतना ही बोर्ड का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो बोर्ड की वजह से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, तो आप एक बात क्लियर हो गई, आप अलग से एग्जाम देंगे तभी आप डॉक्टर बनेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है वो, उस एग्जाम का क्या नाम है? उस एग्जाम का नाम है नीट। उस एग्जाम का नीट क्या नाम है भाई? नीट इस एग्जाम का नाम है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये एग्जाम कौन कराता है? तो एक एनटीए नाम की एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऐसा नीट के एग्जाम को कराने वाली बॉडी कौन है? कौन सी बॉडी कराती है? एनटीए कराती है। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कई बार लोग इसको नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें भरोसा नहीं रहता है कि कब क्या करेगा। जैसे देखिए, पिछली साल पेपर बहुत आसान कर दिया, जिसमें नीट के एग्जाम में 720 पाने वाले 69-71 हो गए, और इस बार पेपर इतना टफ कर दिया कि बच्चे बेहोश हो गए। समझ रहे ना? तो इसलिए इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है, क्या करेगा? तो यही कराता है। कब होता है भाई साहब? ये फर्स्ट वीक ऑफ मई। मई का जो पहला वीक होता है, जनरली मई के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम होता है हर साल। आपको एक खुशी की बात बताऊं, अभी ये जो एग्जाम होता है ये पेन पेपर मोड में होता है, जान लो। पेन पेपर मोड में होता है, मतलब आप ऑनलाइन नहीं देते हो, आपका सेंटर जाता है, वहां आप पेन लेके जाते हो और पेन से कागज पे लिख करके मार्कशीट भर के आते हो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जेई का एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसमें कंप्यूटर पे आप जाते हो और वहां पे ऑप्शन ट्रिक लगा के सवाल बना के चले आते हो। तो वो दूसरा है, ये दूसरा है। हाँ, ये एग्जाम साल में एक बार होता है, एक दिन होता है, मई के फर्स्ट वीक में जो भी संडे पड़ता है उसमें। जेई का अलग है, वो बार बार एक नया वीडियो बनाऊंगा अलग से जेई पे, जिसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी जेई पे बात नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है भाई साहब, कि पेन पेपर मोड में होगा, एक बार होगा, समझ रहे हैं? और आप सुन के दंग रह जाएंगे कि इस साल इसमें लगभग जो है 24 लाख बच्चों ने इस बार इसमें एग्जाम दिया है। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा। तो ये जो है 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, ये बात आपको समझ में आ गई। पेन पेपर मोड में होता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स उसके 720 होते हैं, मतलब 720 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन पेपर आते हैं। पेपर का क्या पैटर्न होता है अभी हम अगले स्लाइड में आपको बताने वाले हैं, इतना आप ध्यान रखिए। क्या बोले कि हाँ, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी। नीट कौन कराता है? एनटीए कराता है। एनटीए जो एग्जाम कराता है मई के फर्स्ट वीक में कराता है। नेक्स्ट बात क्या है, इस पेपर का जो मोड होता है वो पेन और पेपर होता है, आप ऑनलाइन नहीं करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें टोटल जो होते हैं 720 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
कैसे होते हैं जानने के लिए देखते रहिए अगला स्लाइड। क्या है नीट का जो एग्जाम अभी हम आपको बताए थे उसमें समझ लीजिए, यहां लिखता हूं पूरा डिटेल में, आप देखते रहे और समझते रहे। क्या बोले नीट के बारे में कि जो नीट का एग्जाम है मेरे बच्चों समझो, नीट के एग्जाम में फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और इसको बोलते हैं बायोलॉजी आएगा, जिसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर इसको दोनों को मिला के एक मानोगे तो बायोलॉजी हो गया, तो 3 सब्जेक्ट हुए। वैसे हम लोग 4 सब्जेक्ट ही मानेंगे इसको, 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक में 45 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, जूलॉजी में 45 और बॉटनी में 45। प्रत्येक में 45 क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलता है, कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलता है, जो क्वेश्चन है सब करने होते हैं। इसलिए टोटल आपको देखेंगे तो 180 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसको पूरा का पूरा करना पड़ता है आपको। अच्छा भाई साहब, इस 180 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन आपका सही है, राइट है, तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके एक क्वेश्चन गलत हो गए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें -1 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इस तरह से टोटल मार्क्स अगर 180 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। टोटल मार्क्स जो भी पिछले साइड में मैंने आपको बताया था 720 का होता है, इसीलिए 720 का होता है। आपको बताऊं पिछले साल जो है 720 में से 720 पाने वाले 2024 में 720 में 720 पाने वाले बच्चों की संख्या टोटल आपको पता है 69 थी। लेकिन इस बार नहीं होगी। देखिए कितने होते हैं, क्योंकि इस बार पेपर बहुत टफ आया था, फिजिक्स का, बायोलॉजी का भी टफ आया था। तो इस वजह से इस बार मुझे लग रहा है कि 1-2 लोग भी हो जाए तो भी बहुत है, लेकिन दुनिया वीरों से खाली नहीं है, धुरंधर बहुत है धरती पे पढ़ने वाले, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो बात है बताएंगे। तो ये सारी बातें यहां लिखी गई है, वो आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा। यस, अब समझ लीजिए आप पहले एग्जाम का फॉर्म कब आता है। इसमें आपको बताऊं एग्जाम का जो फॉर्म होता है जनरली मार्च के महीने में, जो है हर साल मार्च के महीने में, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो अगले साल 2026 में मार्च में एग्जाम आ जाएगा, जो कि 2026 के मई में एग्जाम होगा। तो मार्च के महीने में आता है। जो मतलब फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है और रिजल्ट कब आता है। तो फॉर्म जनरली मार्च में आ जाएगा, उसमें भराएगा। एग्जाम जो होता है मई में होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ मई जो होता है एग्जाम का डेट होता है। लेकिन देखिए हो सकता है अगर फ्यूचर में कुछ चेंज हो। ऐसा तो बात चल रहा है कि नीट का भी एग्जाम, जैसे जेई का एग्जाम साल में 2 बार होता है, बोर्ड का भी एग्जाम साल भर में 2 बार होने वाला है, वैसे नीट का भी एग्जाम जो है साल में 2 बार कराया जाए। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अभी तो फिलहाल 1 मई में होता है। और रिजल्ट कब आता है भाई साहब, लगभग आप मान के चलिए कि जून के मिड में या लास्ट में रिजल्ट आ जाता है। जब भी हो, या तो मिड होगा या तो लास्ट होगा, रिजल्ट आता है उसी समय। और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है लगभग जुलाई से शुरू हो जाता है या जून के लास्ट वीक से शुरू होता है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है आपके एमबीबीएस के लिए, और किस किस में एडमिशन होगा अभी आगे थोड़ा रुकिए, तो सब एक ही साइड में थोड़ी बता देंगे, धीरे धीरे बताएंगे, तभी तो आपको भी मजा आएगा, तभी तो आप वीडियो देखते रहेंगे, तो बैठ जाएंगे आप तो सुनिएगा। तो क्या होता है, एडमिशन का समय जो होता है जून लास्ट या जुलाई के समय इसकी काउंसलिंग शुरू होती है और उस समय एडमिशन होना शुरू होते हैं। अच्छा, जब आप नीट का एग्जाम देते हैं तो नीट के एग्जाम के देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। मेरे बच्चों, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सेलेक्ट होने के बाद आपका 2 रैंक बनता है। 2 रैंक बनता है उस एग्जाम के आधार पे। एक बनता है ऑल इंडिया रैंक, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा, AIQ बोलते हैं इसको। ऑल इंडिया कोटा बनता है ये आपका। और एक आपका बनता है स्टेट रैंक। ये स्टेट रैंक बनता है, मतलब स्टेट के भाई, जैसे आप ऐसे समझो, मान लो कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो या आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अगर आप मान लीजिए महाराष्ट्र में हैं तो आपने एग्जाम दिया नीट का, तो नीट में आपका क्या हुआ, मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कोटा में आपका रैंक बना मान लीजिए 3000 रैंक बना आपका ऑल इंडिया कोटा में, ये ऑल इंडिया कोटा का रैंक बना। अच्छा साहब, फिर आपका एक ऑल इंडिया कोटा रैंक बना के देगा। फिर स्टेट को, सभी बच्चे जो स्टेट के होंगे उसका एक स्टेट रैंक बनेगा। अब आपका स्टेट रैंक मान लीजिए आपका 50 हो गया, स्टेट रैंक आपका SR है 50 रैंक हो गया। अब आपको क्या फायदा है समझिएगा, ये जो आपका ऑल इंडिया कोटा का रैंक है, ऑल इंडिया के कोटा से हर बच्चे का ऑल इंडिया कोटा और स्टेट रैंक दोनों बनता है। ऑल इंडिया कोटा से आप एम्स में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका एम्स में एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से ही होगा। एम्स में एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से ही होगा, स्टेट कोटा से नहीं होगा। समझ गए आप? अगर
जिपमर में जाना चाहते हैं, पांडिचेरी जिपमर में जाना चाहते हैं, तो वहां आपका एडमिशन जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा से ही होगा, आपका जो है स्टेट कोटा से नहीं होगा। पहली बात तो समझ गए आप। दूसरी बात सुनिए, एम्स और जिपमर में तो आपका एडमिशन होगा ही, साथ में भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, जैसे मान लीजिए अब मुंबई में है तो थाने में मेडिकल कॉलेज है, जैसे जेजे मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद जो भी मेडिकल कॉलेज, यूपी में मान लीजिए हम आपके साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जीएसबीएम है, गोरखपुर में आपका मेडिकल कॉलेज है, झांसी में मेडिकल कॉलेज है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है पूरे इंडिया में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, हर स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेज है उसमें 15% सीट, उसमें 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होता है। मतलब इसको बहुत साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपके सामने मैं एक बात बोल रहा हूं, मान लीजिए मुंबई में जेजे मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जेजे मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए कि 200 सीट है एमबीबीएस के लिए, 200 सीट है एमबीबीएस के लिए ऑल टोटल, तो 200 में 15%, 100 का 15 हो गया तो 200 का 30, तो 30 सीट जो होगा इसको ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है, और बचा हुआ 170 सीट जो है इसको स्टेट रैंक से भरा जाता है। मतलब ये जो 30 बच्चे हैं ना, वो भारत में कहीं से भी आके यहां पढ़ सकते हैं। इसमें जो जेजे मेडिकल कॉलेज है इसमें 30 बच्चे जो होंगे वो भारत के किसी भी स्टेट से आके पढ़ सकते हैं, लेकिन 170 बच्चे जो होंगे वही होंगे जिनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल होगा, जो महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे। सेम बात हर स्टेट के लिए, मान लीजिए यूपी में आपके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है, वहां 200 सीट है, तो 30 बच्चे ऐसे जो होंगे जो ऑल इंडिया कोटा के होंगे वो भारत के किसी भी राज्य से जाके पढ़ सकते हैं, और बचा हुआ 170 बच्चा वो उत्तर प्रदेश स्टेट का होगा जो उसमें पढ़ेगा। समझ में आया आपको? बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो 2 रैंक बना, एक स्टेट रैंक ऑल इंडिया कोटा बना, तो ऑल इंडिया कोटा में 3 जगह आपको एडमिशन मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? कोर्स नहीं बता रहा हूं, कॉलेज बता रहा हूं, कोर्स तो भी आगे बताऊंगा। पहला कहां मिलेगा? एम्स में मिलेगा, दूसरा कहां मिलेगा? जिपमर में मिलेगा, और तीसरा कहां मिलेगा? भारत के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनके 15% जो सीट है, या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट में भी ले लेते हैं, लेकिन जनरली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए ये 15% सीट आप ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है। बचा हुआ जो सीट होता है, जो 85% होता है, वही स्टेट रैंक से भरता है। इसलिए हर बच्चे का नीट के एग्जाम के बाद 2 रैंक आता है, एक ऑल इंडिया कोटा आता है और एक स्टेट रैंक आता है। मुझे लगता है आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीट है वो क्या होता है, हमको इस रैंक से भरा जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, और एमबीबीएस और बीडीएस आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप जो है स्टेट कोटा के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा स्टेट कोटा के थ्रू है बीबीएससी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जो गाय भैंस पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं वो भी आप करते हैं। बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, जिसमें आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं, जो मतलब जड़ी बूटी वाला जो चीज होता है, वैसे तो कहने के लिए आजकल तो सब एलोपैथ और सब चल रहा है, तो वो होता है। ये स्टेट रैंक के थ्रू आपको ये सब मिलता है, लिखा है स्टेट रैंक के थ्रू ये सारी चीजें मिलती है, और ऑल इंडिया के कोटा से केवल आपको एमबीबीएस और बीडीएस मिलेगा। क्लियर है? और स्टेट रैंक से आपको एमबीबीएस भी मिलेगा, बीडीएस भी मिलेगा, बीबीएससी भी मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, बीएचएमएस। बीएमएस क्या है? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो वैद नहीं होते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे वैद होते हैं, वो ये वाले। और बीएचएमएस क्या होता है? जो होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं वो होते हैं। तो स्टेट रैंक से ये होता है। ठीक है, समझ में आया? तो स्टेट रैंक से आप एमबीबीएस बीडीएस के अलावा ये कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से केवल आपको एमबीबीएस और बीडीएस मिलेगा इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में, सभी मेडिकल कॉलेज में। अच्छा भाई साहब, इसके बाद आपसे बोला गया कि ठीक है एमबीबीएस बीडीएस बीबीएससी बीएचएम, क्या क्या बोला सुनिए, इधर लिखता हूं। एमबीबीएस है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीडीएस, उसके बाद क्या है? बीएमएस, यहां उसके बाद से क्या है? बीबीएससी। अच्छा भाई साहब, बीबीएससी के बाद से क्या है? बीयूएमएस, बीयूएमएस के बाद से क्या है? बीएचएमएस। अच्छा सुनिए ना, इतना के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप 10+2 में बायोलॉजी पढ़े, 11-12 में बायोलॉजी पढ़े, तो क्या कर सकते हैं? देखिए ऊपर लिखा है, कट गया बी फार्मा, आप बी फार्मा कर सकते हैं। वैसे तो एक बात बताऊं आपको, जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी पढ़े हैं तभी बी फार्मा करेंगे, आप मैथ पढ़े हैं तो भी बी फार्मा कर सकते हैं, तो आप बी फार्मा करेंगे। बी फार्मा के साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं,
जो आप नर्सिंग करने के बाद से नर्स बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं, जो भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने-वढ़ाने काम कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, नए-नए रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं,